अपना सब्जेक्ट है प्रोफेशनल एथिक्स। आज से स्टार्ट करेंगे अपने, जिसको कहा जाता है वृत्तिक सदाचार और वृत्तिक दायित्व पद्धति, प्रोफेशनल एथिक्स एंड प्रोफेशनल अकाउंटिंग सिस्टम। तो इसके अंदर आप क्या पढ़ते हो, क्या क्या इसके अंदर मेन चीजें आप पढ़ते हो, ये सब्जेक्ट आपको क्या बताता है? पहली चीज तो ये बताता है कि लीगल प्रोफेशन है क्या, विधिक व्यवसाय क्या है। ये जो व्यवसाय है ये करने का अधिकार किसको है, ठीक है, किसको राइट है कि वो प्रैक्टिस कर सकता है, लीगल प्रैक्टिस, ठीक है। अधिवक्ता का रोल क्या है न्याय प्रशासन के अंदर, ठीक है, ये भी आप इसके अंदर देखोगे। और एक आप कह सकते हैं सफल अधिवक्ता जो एडवोकेट है, ठीक है, उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए भी। अगर आप सफल अधिवक्ता बनना चाहते हो तो आपको किन किन बातों को फॉलो करना है, ठीक है। तो ये भी आप इसके अंदर पढ़ोगे। और उसके बाद आप पढ़ोगे प्रोफेशनल एथिक्स क्या है, वृत्तिक सदाचार, इसका क्या मीनिंग है, ठीक है। और वृत्तिक अपचार क्या है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। भाई सीधी सी बात है कि अगर आपकी जो भी लाइबिलिटी है उसको आप ब्रीच करते हो एज एडवोकेट, ठीक है, तो वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के अंदर आता है। कई एक्ट इसके अंदर आ सकते हैं। और इसके लिए जो आप कह सकते हो कि जो स्टेट बार काउंसिल है वो पुनिश भी कर सकती है ऐसे एडवोकेट को जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का दोषी है, ठीक है। और इसके अंदर आप क्या पढ़ते हो कि 1961 का जो एडवोकेट एक्ट है, ठीक है, उसके अंदर अधिवक्ता कौन है ये बताया गया है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हो। एडवोकेट किसको कहा जाएगा, स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इनका गठन कैसे होता है, ये बॉडी कंस्टिट्यूट कैसे होती है, उसके बारे में पढ़ोगे। एक टॉपिक आप इसके अंदर पढ़ोगे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, न्यायालय की अवमानना। न्यायालय की अवमानना मतलब भाई न्यायालय के अगेंस्ट आप कोई रॉन्गफुल एक्ट करते हो। जैसे कि कंटेम्प्ट दो प्रकार का माना गया है, सिविल और क्रिमिनल। क्रिमिनल क्या है, कोर्ट पर झूठा कोई लांछन या कुछ ऐसा कहना या कोर्ट की कार्रवाई में दखल देना या कुछ भी ऐसा आपका मिसकंडक्ट, ठीक है, और जिससे मतलब वो कार्रवाई रुक जाए या जो भी न्यायिक अधिकारी है उसके बारे में गलत बोलना या न्यायालय पर कोई झूठा इंप्लीमेशन लांछन लगाना जिससे कोर्ट की डिग्निटी मतलब उसकी जो गरिमा है वो भंग हो रही, ठीक है। और सिविल कंटेम्प्ट क्या होता है, जैसे कि मान लो भी आप कोर्ट के आदेश को नहीं मानते, कोई डिक्री आदेश या निर्देश है उसको नहीं मानते, तो वो सिविल कंटेम्प्ट माना जाएगा। अब कंटेम्प्ट क्या होता है उसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है। अगर न्यायालय की समक्ष कोई सुनवाई चल रही है उस समय कंटेम्प्ट किया जाता है तो उस समय क्या प्रोसीडिंग है। अगर हाई कोर्ट या जो भी सुपीरियर कोर्ट है, ठीक है, उसके समक्ष जो सुनवाई के दौरान हेयरिंग के दौरान कंटेम्प्ट करते हो तो उसके लिए क्या प्रावधान है ये आप पढ़ते हो, ठीक है। उसके अलावा बार और बेंच के बारे में पढ़ते हो। बार और बेंच क्या होता है भी पूछा जाता है कि बार और बेंच रिलेशन क्या है। बार मतलब वकीलों का समूह, बेंच का मतलब जहां जो जुडिशियल ऑफिसर है वो अपना काम करता है जहां, ठीक है, और उस आप कह सकते हो स्थान को बेंच कहा जाता है। अब ये जो बार है और बेंच है दोनों में रिलेशन कैसा होना चाहिए, इस पर क्वेश्चन भी बढ़िया होना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करें, ठीक है, रिस्पेक्टफुली कंडक्ट एक दूसरे के प्रति, ठीक है, कि जिसके मतलब ये दोनों मिलकर चलेंगे बार और बेंच, तभी जाकर किसी केस का निस्तारण हो सकता है, ठीक है। एडवोकेट का रोल भी बहुत है, ठीक है, ये भी आप पढ़ोगे। और उसके अलावा इसमें आप पढ़ोगे कि एक एडवोकेट के मुवक्किल मतलब अपने क्लाइंट के प्रति क्या उसकी ड्यूटीज है, टूवर्ड्स क्लाइंट क्या ड्यूटी है, सोसाइटी के प्रति क्या ड्यूटी है, और जो आप कह सकते कोर्ट है उसके प्रति क्या ड्यूटी है, आपके जो कलीग है आपके आप कह सकते हो कि अदर एडवोकेट जो हैं उनके प्रति आपकी क्या ड्यूटीज है। तो ये सारी जो चीजें हैं बातें हैं आप इसके अंदर रीड करो, ठीक है।
अब इसके अंदर पहले ये जानना जरूरी है कि एडवोकेट कौन होता है। देखो, एक होता है एडवोकेट, एक होता है लॉयर। लॉयर मतलब वकील। एडवोकेट को हिंदी में कहते हैं अधिवक्ता। ठीक है भाई, जैसे आपने एलएलबी की डिग्री कंप्लीट कर ली, ठीक है, तो वहां पर देखो आप कौन हो, क्या एडवोकेट हो। अगर जब तक आपका एनरोलमेंट नहीं हो जाता, ठीक है, आपको लाइसेंस नहीं मिल जाता, तो आप एक लॉयर कहलाओगे, वकील। ठीक है, जैसे ही आपका एनरोलमेंट हो जाता है कंप्लीट, ठीक है, जो लिस्ट है एनरोलमेंट लिस्ट, उसके अंदर आपका नाम दर्ज हो जाता है स्टेट के अंदर, तो फिर आप कहलाओगे एडवोकेट, मतलब अधिवक्ता। अधिवक्ता कहलाओगे। क्लियर। अगर किसी ने विदेश से डिग्री प्राप्त की है तो उसको क्या कहा जाता है, बैरिस्टर। बैरिस्टर, ठीक है, जैसे इंग्लैंड से प्राप्त की है, जैसे गांधी जी थे। ठीक है, एक होते हैं सीनियर एडवोकेट। सीनियर एडवोकेट कौन होते हैं, जैसे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, ऐसे अधिवक्ता को जिनका मतलब 10 साल या उससे ज्यादा एक्सपीरियंस हो और उन्होंने बहुत सारे केसेस के अंदर पैरवी कर रखा हो और बहुत सारे मतलब अच्छा काम कर रखा हो, तो उस मतलब एक तो काम को देखते हुए और उनका एक्सपीरियंस देखते हुए, सीनियरिटी को देखते हुए उनको सीनियर एडवोकेट की उपाधि दी जाती है। तो उसके साथ उनकी कई चेंज आते हैं, उनका जो भी है ड्रेस कोड भी चेंज हो जाता है। तो सीनियर एडवोकेट। एक आप पढ़ते हो महाधिवक्ता स्टेट के अंदर। देखो, स्टेट है, गवर्नमेंट है, अब उसको लॉ के ऊपर, ठीक है, कोई जानकारी चाहिए या स्टेट को रिप्रेजेंट करना है किसी केस के अंदर, तो ये महाधिवक्ता का काम है। एक होता है अटॉर्नी जनरल, तो ये फर्स्ट विधिक अधिकारी आप कह सकते हो देश का। आप कह सकते हो कि मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एडवाइस लीगल किसी मुद्दे पर देने का काम। ठीक है, उसकी सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल, उसकी सहायता के लिए जो उसके काम होते हैं अटॉर्नी जनरल के, उसको कंप्लीट करने के लिए सॉलिसिटर जनरल होता है। ठीक है, अगर आप किसी केस के अंदर, किसी क्रिमिनल केस के अंदर, ठीक है, जो प्रोसिक्यूशन है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, मतलब उसकी ओर से पैरवी कर रहे हो, तो आप क्या कहलाओगे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पीपी बोलते हैं ना, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। कई स्टेट में इसको एपीओ बोला जाता है, जैसे पहले राजस्थान में पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोला जाता था, पीपी एपीपी, अब इसको एपीओ बोला जाता है। ठीक है, और पंजाब में शायद एडीए, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी। ठीक है, तो सेम ही उपाधि है। ठीक है, सेम ही उपाधि है। अब मान लो जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करते हैं उनको क्या कहा जाता है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। देखो, वहां पर आपको कम उम्र के भी मिलेंगे, जरूरी थोड़ा है। उसके लिए एक देखो, सीधा नहीं जा सकते आप, मतलब पैर भी आप वहां पर केस फाइल नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। उसके लिए कुछ एक्सपीरियंस चाहिए या कुछ उसके लिए योग्यता है। जैसे कि 4 साल आप किसी भी आपका एक्सपीरियंस हो किसी कोर्ट का, और एक वहां पर एक आप कह सकते हो टेस्ट वगैरह एक शायद है, उसको कंप्लीट करके और 1 साल वहां सुप्रीम कोर्ट में किसी एडवोकेट के अंदर ट्रेनिंग लेकर, ठीक है, फिर आपको वहां परमिट किया जाता है कि आप वहां पर केस फाइल कर सकते हो एज ए एडवोकेट। ठीक है, अब पैरवी करने, देखो पैरवी एक अलग चीज है, उसका अधिकार तो होता ही है, लेकिन केस फाइल करना ये सारा तो वो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होता है, उनका अधिकार। ठीक है, तो ये है, ये सारी चीजें कि एडवोकेट कौन है, लॉयर कौन है, अधिवक्ता किसको कहा जाता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन है। ठीक है, तो ये है। अब उसके अंदर जो पहला टॉपिक आता है आपका कि विधिक व्यवसाय क्या है, लीगल प्रोफेशन क्या है। ठीक है, उसके बारे में बताइए। ठीक है, अब इसकी हिस्ट्री भी बताइए भी कहां से स्टार्ट हुआ, तो उस पर पहला क्वेश्चन आता है। तो देखो, जितना ये आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं। ठीक है, क्योंकि लॉ को समझना, एक लॉ जो है एक जटिल विषय है, जटिल मतलब
हार्ड एक सब्जेक्ट है। इसको आप कह सकते हो इसमें एक्सपर्ट होना मतलब असंभव सा ही है। ठीक है, इसके लिए योग्यता चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें चाहिए। ठीक है, अब सीधी सी बात है कि यही कारण है कि विधि का अपना एक अलग ही सिलेबस है। जो व्यक्ति ये पाठ्यक्रम सिलेबस कंप्लीट करता है वह व्यक्ति अधिवक्ता कहलाता है। मतलब सीधी सी बात है, जो जिसने LLB की डिग्री प्राप्त कर ली और अपना एनरोलमेंट करवा लिया, वो एक अधिवक्ता आप उसको कह सकते हो। अब अधिवक्ता का कार्य क्या है, क्या काम करता है एडवोकेट का काम क्या है? तो सीधी सी बात है, कोर्ट के सामने पक्षकार के पक्ष को प्रस्तुत करना, जैसे जो क्लाइंट है उसको रिप्रेजेंट करना। ठीक है, क्लाइंट को रिप्रेजेंट करना बिफोर कोर्ट, उसकी ओर से पैरवी करना। ठीक है, ये एक तरह से ये उसका व्यवसाय है। उसके एवज में सीधी सी बात है फीस मिलती है, लेकिन ये एक सेवा है, कोई व्यापार नहीं है, बिजनेस नहीं। लीगल, इसको ही लीगल प्रोफेशन कहा जाता है। और विधि व्यवसाय के कई नाम है, एडवोकेट है, अधिवक्ता है, वकील है, प्लीडर है, कई नामों से जाना जाता है। तो ये एक स्वतंत्र और पवित्र व्यवसाय है। स्वतंत्र मतलब आप किसी के सबॉर्डिनेट नहीं, सीधी सी बात है, सबॉर्डिनेट नहीं हो, स्वतंत्र है। ठीक है, और एक पवित्र व्यवसाय है। ठीक है, और सीधी सी बात है, जो व्यक्ति ये व्यवसाय करता है, जो ये प्रोफेशन अपनाता है, उसको अधिवक्ता कहा जाता है। इसमें मुख्य उद्देश्य क्या है? सेवा भावना, ना कि ये कोई बिजनेस है। ठीक है, अब जो ये एडवोकेट होते हैं, इनके समूह को क्या कहा जाता है? बार। और जहां पर न्यायाधीश अपना काम करता है उसको क्या कहा जाता है? बेंच। और इन दोनों में बढ़िया रिलेशन होने चाहिए। ठीक है, और इस प्रोफेशन में भ्रष्टाचार, दलाली का कोई स्थान नहीं है। ठीक है, और जो विधि व्यवसाय करते हैं जैसे एडवोकेट है, वो क्या माने जाते हैं? कोर्ट के एज एन ऑफिसर। जैसे आप कल को LLB कंप्लीट करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आप क्या माने जाओगे? कोर्ट के एज एन ऑफिसर। ठीक है, तो ये जो प्रोफेशन है कब से स्टार्ट हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या है? तो जैसे आपने तो शायद नहीं पढ़ा होगा लीगल हिस्ट्री, क्योंकि आपके सिलेबस में इस बार नहीं है, पिछले साल था शायद। ठीक है, तो वहां से इसकी स्टार्टिंग होती है, मेयर कोर्ट से। 1726 के अंदर ब्रिटिश जो चार्टर था 1726 का, उसके द्वारा पहली बार मेयर कोर्ट्स, जैसे उसमें एक मेयर होता था, बाकी एल्डरमैन होते थे। ठीक है, तो मेयर कोर्ट की स्थापना की गई और इन न्यायालयों में न्याय प्रशासन का संचालन और प्रक्रिया, मतलब उसके अंदर सारा वो चीजें, मतलब आप कह सकते हो सुनिश्चित की गई। ठीक है, और इन चार्टरों से ही ये विधिक व्यवसाय को स्थान दिया गया है। लेकिन इस व्यवसाय को मतलब अच्छे तरीके से आप कह सकते हो व्यवस्थित ढंग से 1773 का एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था। रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, किस लिए था? कंपनी की कार्रवाइयों को, जो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी कार्रवाई को रेगुलेट करने के लिए आया था। ठीक है, उस पर कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, और उस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा और 1774 के चार्टर के द्वारा भी आप कह सकते हो इस व्यवसाय को व्यवस्थित स्वरूप दिया गया। ठीक है, इन्हीं के अंतर्गत भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। उसी समय भारत में सुप्रीम कोर्ट भी आया था। ठीक है, फिर उसके बाद कंपनी के न्यायालय में विधि व्यवसाय 1793 में एक रेगुलेशन पास किया गया, जिसमें बंगाल में सदर दीवानी अदालत जो सिविल कोर्ट थी, ठीक है, उसके लिए वकीलों को प्रथम बार सूचीबद्ध किया गया। जैसे अब एनरोलमेंट होता है ना, जैसे एक लिस्ट होती है वकीलों की, पहली बार किया गया। उसके बाद भी प्रयास किए गए कई एक रेगुलेशन द्वारा। उसके बाद आया 1861 का भारतीय हाई कोर्ट। ठीक है भाई, उससे पहले कई प्रकार की कोर्ट्स चल रही थी, उनको खत्म करके उनके स्थान पर एक कोर्ट बना दी गई जिसको हाई कोर्ट कहा गया। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों का अवसान कर दिया गया और उसके स्थान पर हाई कोर्ट बना दी गई।
ठीक है। इस अधिनियम और अन्य चार्टरों द्वारा हाई कोर्ट को वकील, अटॉर्नी, एडवोकेट आदि को भाई सूचीबद्ध करने के लिए शक्तियां प्रदान की गई। भी आप लिस्ट बना सकते हो, ठीक है, उनको सूचीबद्ध कर सकते हो। उसके बाद आया लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट के अधीन विधि व्यवसाय, ठीक है। लीगल प्रैक्टिशनर एक्ट 1846, 1853, 1879, फिर 1800, मतलब ये जो एक्ट थे, जैसे 1879 का था, इसके थ्रू विधि व्यवसायियों को दो भागों में बांट दिया गया। एडवोकेट, एवं वकील। एडवोकेट वो कहलाते थे आयरलैंड या इंग्लैंड का बैरिस्टर या स्कॉटलैंड के प्लीडर, ठीक है, मतलब स्कॉटलैंड के थे वो प्लीडर संकाय का सदस्य होता था। जबकि वकील भारतीय जो यूनिवर्सिटी थी उसमें विधि स्नातक हुआ करते थे, मतलब जो विदेश से करके आया है वो बैरिस्टर, और जो इंडिया से जिसने लॉ कंप्लीट किया है उसको क्या कहा जाता था? वकील, ठीक है। फिर उसके बाद आया इंडियन बार काउंसिल एक्ट 1926, ठीक है, और इसमें इसके अंदर एक कमेटी का गठन किया गया, और इस कमेटी को कुछ चीजें थी जिसके बारे में सुझाव देने का काम सौंपा गया कि बार का गठन कैसे किया जाए, और हाई कोर्ट के लिए अखिल भारतीय स्तर पर बार काउंसिल की स्थापना, बार काउंसिल की स्थापना। और इस कमेटी द्वारा कई सुझाव दिए गए, जिसमें से एक विधि व्यवसाय का एक ही वर्ग रखे जाने के बारे में था, और ऐसे विधि व्यवसाय को एडवोकेट का नाम दिया जाना था। 1726 में इंडिया बार काउंसिल एक्ट पारित हुआ, लेकिन ये एक्ट भी मतलब कंप्लीट नहीं माना गया, ठीक है। फिर उसके बाद देश आजाद हुआ, ठीक है, और सन 1951 में न्यायमूर्ति SR दास की अध्यक्षता में एक अखिल भारतीय विधि कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी द्वारा भी दो बॉडीज की स्थापना का सुझाव दिया गया। कौन सी? एक तो थी बार काउंसिल ऑफ इंडिया, एक स्टेट बार काउंसिल, ठीक है। कमेटी ने इन परिषदों को और अधिक शक्ति प्रदान करने की सिफारिश की, और 1961 में आया एडवोकेट एक्ट, ठीक है। आचार संहिता भी कैसे एडवोकेट का रजिस्ट्रेशन होगा, स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में व्यवस्था इसमें की गई, ठीक है। आचार संहिता मतलब एडवोकेट का कंडक्ट कैसा होना चाहिए टूवर्ड्स कोर्ट, उसकी ड्यूटीज क्या है, उसके अधिकार क्या है, उसका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, ये सारा कुछ बता रखा है 1961 का एडवोकेट एक्ट, ठीक है। एडवोकेट एक्ट इसमें बता रखा है। अब उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि विधि व्यवसाय करने का अधिकार किसको है? भी जो लीगल प्रैक्टिस है, ठीक है, ये करने का अधिकार किसको है? तो देखो 1961 का एक्ट है, उसके सेक्शन 29 में यह प्रावधान कर रखा है कि विधि व्यवसाय करने का, लीगल प्रैक्टिस करने का हकदार कौन व्यक्ति है? एडवोकेट है। एडवोकेट कौन है? जिसका नाम जो स्टेट बार या आप कह सकते हो बार काउंसिल है, उसकी जो एनरोलमेंट लिस्ट है उसके अंदर दर्ज, ठीक है, और उसकी 21 साल एज प्राप्त कर ली, ठीक है, उसका नाम दर्ज होना चाहिए, वही प्रैक्टिस कर सकता है। और धारा 30 में यह प्रावधान किया गया कि इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों के दिन रहते हुए ऐसा व्यक्ति जिसका नाम अधिवक्ता रोल ऑफ एडवोकेट में अंकित है, दर्ज है, वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अदर जो सबॉर्डिनेट कोर्ट है उसमें, और किसी भी टर्मिनल मतलब कोर्ट की तरह ही एक मंच स्पेशल केसेस को सुनने के लिए, जैसे कंपनी के तो कई बनाए गए, ठीक है, वहां वो व्यक्ति सक्षम है प्रैक्टिस करने के लिए। और ऐसे किसी व्यक्ति अथवा प्राधिकारी के समक्ष, किसी भी अथॉरिटी के सामने जहां अधिवक्ता तत्समय पर्वत किसी भी विधि के अधीन विधि व्यवसाय करने के लिए ऑथराइज्ड है,
विधि व्यवसाय करने का हकदार है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि कौन प्रैक्टिस कर सकता है? जो एनरोल्ड है। ठीक है, इससे क्लियर है केवल अधिवक्ता ही, जिसका नाम विधिक परिषद की अधिवक्ताओं की जो सूची है, नामावली है, उसमें अंकित है, वही प्रैक्टिस कर सकता है। और धारा 33 में यह कहा गया है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति किसी भी न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय करने का हकदार नहीं होगा जिसका नाम इस अधिनियम के अंतर्गत जो भी लिस्ट मतलब एनरोलमेंट लिस्ट है उसके अंदर दर्ज नहीं है। ठीक है, और धारा 45 क्या कहती है? कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस एक्ट के अंतर्गत विधि व्यवसाय करने का हकदार नहीं है, किसी न्यायालय अथवा अथॉरिटी के सामने लीगल प्रैक्टिस नहीं कर सकता। अगर ऐसा कोई व्यक्ति मतलब प्रयास करता है या करता है तो उसका यह कृत्य इलीगल माना जाएगा, अवैधानिक माना जाएगा और उसे 6 माह तक की अवधि का कारावास जो है उससे दंडित किया जाएगा। ठीक है, जैसे केस आया था नीलगिरी बार एसोसिएशन बनाम टी के महालिंग। इसमें क्या था कि एक व्यक्ति था जिसके पास ना तो लॉ की डिग्री थी, ठीक है, और ना ही उसका नाम दर्ज था एज ए एडवोकेट जो भी। ठीक है, फिर भी वो 8 सालों तक मतलब कोर्ट के अंदर वकालत करता रहा। जब उसको प्रोसिक्यूट किया गया तो उसने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया, एडमिट कर लिया। ठीक है, कन्फेशन। ठीक है, अब विचारण न्यायालय ने उसे दोषी ठहराते हुए प्रोबेशन का लाभ दे दिया। प्रोबेशन क्या होता है? जैसे ना प्रवीक्षा, भाई उसकी सजा को सस्पेंड कर दिया, फिर दोबारा से ऐसे मत करना। ठीक है, एक बार छोड़ रहे हैं, ठीक है, और उसके रिकॉर्ड को देखते हुए, उसके कैरेक्टर को देखते हुए प्रोबेशन का लाभ दे दिया। लेकिन उसने क्या किया? ठीक है, हाई कोर्ट द्वारा भी प्रोबेशन का आदेश, मतलब उसने हाई कोर्ट में चला गया और वहां भी प्रोबेशन के आदेश को यथावत रखा गया। फिर आपको सस्पेंड कर दिया, आपकी सजा मतलब जो नीचे वाली कोर्ट ने दिया है ऑर्डर वो ठीक है। लेकिन जब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, मतलब जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो वो व्यक्ति था उसको 6 माह के कठोर कारावास यानी 5,000 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया। जुर्माना जमा नहीं करवाए जाने पर 3 माह के अतिरिक्त एक्स्ट्रा आप कह सकते इम्प्रिजनमेंट का आदेश दिया। न्यायालय ने कहा कि जो विधि व्यवसाय पवित्र और आदर्श व्यवसाय है, अधिवक्ता का समाज में एक बढ़िया स्थान होता है और जो जनता है, जनसाधारण है, उसमें अधिवक्ताओं को आदर की दृष्टि से देखा जाता है। ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति मतलब इस प्रोफेशन जो भी है, व्यवसाय है, इसको आघात पहुंचाने वाला कोई भी काम करता है तो ऐसे व्यक्ति को किसी प्रकार माफ नहीं किया जा सकता। उसके प्रति कोई भी सहानुभूति नहीं अपनाई जाएगी, मतलब वो सहानुभूति का पात्र नहीं है, सीधी सी बात है। भाई नीचे तो उसको छोड़ दिया था प्रोबेशन पर, लेकिन वो प्रोबेशन के ऑर्डर के केस में चला गया, प्रोबेशन पर भी जो ऑर्डर दिया है उसको भी खत्म किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो भैया फिर देखो, एक तो आप गलत काम करते हो, आप दूसरी बात आपको आपके प्रति सहानुभूति रखी गई है, भी आपको छोड़ा गया प्रोबेशन पर। ठीक है, भी सजा को सस्पेंड किया गया आपके कैरेक्टर को देखते हुए। ठीक है, तो वहां पर देखो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको कठोर कारावास का दंड दिया, 6 माह तक का और 5,000 रुपए जुर्माना। अगर कहते जुर्माना नहीं भरते हो तो 3 माह का 3 मंथ का एक्स्ट्रा कारावास। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सहानुभूति का कोई स्थान नहीं है, सहानुभूति तो नहीं है, मतलब दया दृष्टि दिखाओ ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, और ऐसे व्यक्तियों के लिए कठोर दंड ही उचित है। ठीक है, और एक ऐसा ही केस आनंद कुमार शर्मा बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया। इस मामले में ऐसे व्यक्ति को विधि व्यवसाय करने का पात्र नहीं माना जिसके द्वारा सनद प्राप्त करते समय सही तथ्य को छिपाया गया था, वह सरकारी सेवा में था तथा आपराधिक मामलों में लिप्त था और उसका एनमेंट निरस्त कर दिया गया। मतलब आप गवर्नमेंट सर्विस में हो फिर भी आप मतलब देखो एक साथ 2 प्रोफेशन नहीं साथ में चल सकते।
ठीक है, एनरोलमेंट निरस्त कर दिया गया। ठीक है, एक ऐसा ही केस राजेंद्र सिंह बनाम डॉक्टर सुरेंद्र सिंह। इस मामले में हाई कोर्ट द्वारा ये डिसाइड किया गया कि जो लीगल प्रोफेशन है ये एक आदर्श व्यवसाय है। ठीक है, और जो एडवोकेट है उसको गरिमा के साथ, अनुशासन के साथ अपने जो कर्तव्य हैं उनको पूरा करना पड़ता है, निर्वहन करना चाहिए। अधिवक्ताओं की अपनी एक आचार, कोड ऑफ कंडक्ट भी है। कोई भी व्यक्ति तब तक विधि व्यवसाय नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास जो भी आप कह सकते हो शैक्षणिक योग्यता है वो उसके पास ना हो तो वो नहीं कर सकता। और अगर किसी का नाम दर्ज नहीं है एनरोलमेंट लिस्ट में तो वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता। मतलब एक तो योग्यता, पात्रता होनी चाहिए। ठीक है, अगर बिना आप डिग्री के या कैसे एनरोलमेंट के बिना आप प्रैक्टिस करते तो देखो उस मामले में दंडित किया जाएगा धारा 44 के अंतर्गत 6 माह तक का कारावास। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि व्यक्ति जो विधि व्यवसाय नहीं कर सकते, ठीक है, सीधी सी बात है कि इसके लिए क्या जरूरी होना चाहिए, लीगल प्रैक्टिस के लिए क्या जरूरी है। पहली बात तो विधि के अंदर स्नातक, LLB, बैचलर ऑफ लॉज। ठीक है, और अधिवक्ताओं की, एडवोकेट की जो नामावली है उसमें नाम दर्ज होना चाहिए, नाम दर्ज होना चाहिए। और लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी ऐसा व्यक्ति किसी अन्य व्यवसाय या व्यापार या कारोबार में लिप्त है या उससे जुड़ा हुआ है, विधि व्यवसाय नहीं कर सकता, ये भी कह दिया गया। ठीक है, कि आप कोई और साथ में प्रोफेशन आपका है, जैसे आप डॉक्टर हो, टीचर हो या कोई भी हो, ठीक है, तो वो दोनों प्रोफेशन एक साथ नहीं चल सकते। ठीक है, दोनों प्रोफेशन एक साथ नहीं चल सकते। ठीक है, हाँ एक चीज, एक छूट दे रखी है कि आप लॉ कॉलेज के अंदर पार्ट टाइम कुछ घंटे के लिए, जैसे 3 पीरियड या 3 घंटे के लिए आप टीचिंग का काम कर सकते हो, अदर फील्ड में नहीं, बिल्कुल। ठीक है, दो प्रोफेशन एक साथ नहीं अपनाए जा सकते। ठीक है, तो चाहे आपके पास डिग्री हो, चाहे आपके पास लाइसेंस हो, ठीक है, तो ये है। और उसके बाद एक केस था कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर बैंक लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक। इस मामले में न्यायालय में पैरवी करने के लिए वकालतनामे को आवश्यक माना गया। वकालतनामा जिसके बारे में आप जानते हो, इसके बिना केवल न्यायालय की अनुज्ञा से ही पैरवी की जा सकती है। ये वकालतनामा होना जरूरी है। ठीक है, आपको अपॉइंट किया जाना जरूरी है बाय पार्टी। ठीक है, अदरवाइज आपको कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये है। और एक केस था टी वेंकना बनाम हाई कोर्ट मैसूर। इस मामले में ऐसे अधिवक्ता को न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में पैरवी करने का हकदार नहीं माना जो मामले में स्वयं एक पक्षकार है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि यह कहा जा सकता है कि विधि व्यवसाय करने का अधिकार केवल अधिवक्ता वर्ग को ही है, अन्य किसी वर्ग को नहीं है। अधिवक्ता ऐसा हो जिसके पास लॉ की डिग्री हो और जिसका नाम अधिवक्ता नामावली में प्रविष्ट हो। ठीक है, अगर इसके बिना आप प्रैक्टिस करते हो एज ए एडवोकेट तो देखो वो एक अवैधानिक, इलीगल एक्ट माना जाएगा और धारा 45 एडवोकेट एक्ट 1961 के अंदर दंडित किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। तो ये था आपका फर्स्ट टॉपिक कि विधिक व्यवसाय, लीगल प्रैक्टिस क्या है। ठीक है, और इसकी हिस्ट्री क्या है, कहां से स्टार्ट हुआ, और विधिक व्यवसाय करने का अधिकार किस व्यक्ति को है। ठीक है, उसके लिए क्या क्या मतलब क्वालिफिकेशन या क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, और बिना इसके कोई करता है तो उसके लिए क्या, उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है, उसको किस दंड से दंडित किया जा सकता है धारा 45 के मुताबिक। ठीक है, और एक साथ 2 प्रोफेशन भी आप नहीं
अपना सकते, क्योंकि जो एडवोकेसी जो प्रैक्टिस है, लीगल प्रैक्टिस, वो एक प्रकार का क्या है, प्रोफेशन है। हाँ जी, क्लियर हुआ कुछ?